हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू की कुछ सीरीज। इसमें हम देखेंगे कि आपके चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज निकल सके हमने ले लिए। एक क्लास इसकी जा चुकी है, अब ये आपकी सेकेंड क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते एक एक करके। पहला कह रहा है क्वेश्चन हमें कि जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद करता है, मतलब ये हमको एक कंडीशन दे रहा है। समझ आई? तो कंडीशन ये है कि भैया जब एकल अकेला अभिकारक बैठा है, क्या है? अकेला अभिकारक है, ठीक है, वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना लेगा। मतलब कोई भी अभिकारक आगे क्या जाके क्या बनाता है? उत्पाद ही तो बनाता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, अभिकारक क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। और बहुत छोटे छोटे उन्होंने टुकड़े कर दिए। तो वो पूछ रहा है कि भैया मुझे इन चारों में से बता दो कि वो अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, अगर आपका एक इंसान टूट के दो छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं तो बच्चा वो आपका वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि देखो संयोजन में क्या होता है? संयोजन में एक संयोजन में क्या होता है? आपके दो पतले आदमी मोटा बना लेते हैं, है ना। इसमें उल्टा होता है, मतलब एक एकल टूटता है जब एक मोटे आदमी से, मैंने बताया था आपको, दो पतले पतले निकल के आते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। ठीक है, और उष्मा शेपी और शोषी का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है वियोजन। गॉट इट? चलो सेकंड देखो। सेकंड बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस, देखो ये पीवाईक्यूज है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक दहन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। देखो प्राकृतिक गैस जो होती है वो आपकी कार्बन होती है, क्योंकि कोयले को ही हम जलाते हैं। दहन हो रहा है यहाँ पे, तो ये मैं कह सकती हूँ कोयले को हम जलाते, कोयला ले रखा है हमने, ठीक है, इसको मैं दहन कर रही हूँ। दहन हमेशा ऑक्सीजन में होता है, तो ये आपकी CO2 गैस निकालेगी। तो यही आपकी प्राकृतिक गैस होती है। बहुत सारी गैसेस होती है, मैंने यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल लिया है, समझ आई? तो इन्होंने एक गैस निकाली जो कि है CO2। अब वो बोल रहा है कि आपको इस अभिक्रिया, ये जो काम हमने करा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, सिर्फ वो बतानी है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें फिर दे दिए गए। अब देखो संयोजन नहीं हो रहा, संयोजन में क्या था? संयोजन में ये चीज नहीं आएगी, हमारे ये चीज आएगी ऊष्मा शेपी में। किसमें? ऊष्मा शेपी में। क्या हो रहा है कि भैया गैस निकल रही है, गैस क्या हो रही है? निकल रही है। तो गैस किसमें निकलती है? ऊष्मा शेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो इसमें भी आपका प्राकृतिक गैस का जब हम दहन करते हैं तो उसमें आपका ऊष्मा शेपी अभिक्रिया बताता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। अब बोल रहा है तीसरा कि संतुलित समीकरण अनुसार विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आपकी अभिक्रिया फिलहाल बैलेंस्ड है। सबसे पहले इसमें देखो कि क्या रहा है, समीकरण कैसा दिया गया है, हमें संतुलित दिया गया, मतलब कि बैलेंस है। अब बैलेंस जो आपके समीकरण है उसके आधार पर विज्ञान ने कौन सा प्रिंसिपल दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है? देखो 4 नियम दे रखे हैं यहाँ पे आपको, उनमें से एक नियम है। ठीक है, पहला नियम है न्यूटन के गति। नहीं भाई, न्यूटन बाबा के यहाँ में कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो न्यूटन के जो 3 लॉज है वो यहाँ पे हमारे काम नहीं आएंगे। दूसरा हमें दे रखा है वेग नियम, वेलोसिटी वाला, नहीं ये भी हमारे फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं निभाता। आपको आगे दे रखा है द्रव्यमान का एक नियम दे रखा है। इसमें क्या होता है कि आपको जो मास होता है, मतलब जो द्रव्य होता है, वो ना ही तो बनता है और ना ही वो नष्ट होता है। समझ आई? तो यही नियम होता है बैलेंसिंग में, कि हम कोई चीज नई नहीं बनाते और ना ही कोई चीज वहां से हटाते, बस उनका रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स का, जितने भी उसमें एटम होते हैं, कि भैया यहाँ जितने हैं वहीं उतने हो जाए, दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बच्चों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फोर्थ, द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि जो आपका मास है, जो आपके मास का जो रूल यहाँ पे विज्ञानों ने दिया था, विज्ञानों ने, वो बोल रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो पहला आपको ऑप्शन बोल रहा है कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान जो आपका मास बन के आया एटम का, वो कभी खत्म नहीं हो रहा है।
समझ आई? तो अगर उसमें H दे रखा है आपके अभिकारक में तो उत्पाद में भी आपको H मिलेगा, तो वहां पे H का नाश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बोल रहा है कि द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता, ये भी ठीक है कि भैया कोई नई चीज निर्माण में नहीं आती, कोई नई चीज बनके नहीं फॉर्म होती, ठीक है। फिर बोलता है कि उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य है। तुल्य यहाँ पे इक्वल कहलाता है कि दोनों तरफ बराबर हो, मतलब कह रहा है कि जो उत्पाद है उसमें जितने द्रव्यमान है और जितने अभिकारक है उसमें जितने द्रव्यमान है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अगर इधर एटम वाले में एक है तो उधर सेम एटम में भी एक ही होगा, तो वो इक्वल होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी, तो यही आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि इनमें से सभी, ये तीनों ही चीज आपके सिद्धांत को बिल्कुल फुलफिल कर रही है। समझ आया? फिफ्थ देखो, फिफ्थ बोल रहा है कि जल का अपघटन होने पर, यहाँ पे जल का अपघटन हो रहा है, मतलब जल क्या हो रहा है, पानी में जब हम पानी जो होता है इसमें जब हम उसमें विद्युत क्रिया करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो उनमें जल का अपघटन होना शुरू हो जाता है। तो उस पे क्या बोल रहे हैं कि H गैस और O गैस मुक्त होती है, मतलब एक मुक्त फॉर्म में निकलती है। मतलब फिलहाल ये H2O की बात हो रही है। अगर मैं इसमें विद्युत प्रवाह कर दूं, अगर मैं इसमें अपघटन करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, आपकी दो तरह की गैस निकल के आएगी, मतलब ये H और O गैसेस के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो रही है और ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो उनके आयनों का अनुपात बताओ। समझ आई? अनुपात, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, हमें रेशियो बताना है कि अब यहाँ देखो, अपघटन होने का मतलब है यहाँ पे आयंस निकल रहे हैं, किसके, H के और O के, क्योंकि दोनों ही मुक्त है, दोनों ही मुक्त है, तो इसके आयंस निकल रहे हैं। अब आयंस का रेशियो पूछ रहा है, तो आयंस का रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं हम, 1 मानते संतुलित करते हुए भी, यहाँ भी हमने 1 मान लिया। परमाणु की संख्या देखनी है, तो ये हमारा H है, इसकी परमाणु की संख्या कितनी है, 2 H की। अब O को देखो, O के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो हम रेशियो निकाल देंगे, तो हमारा रेशियो निकल के आया है 2:1, यही हमारा आंसर है आयंस का। तो उसमें 2:1 ये वाला है, ठीक है, समझ आया? बिल्कुल। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं। मतलब अभिक्रिया हो रही है आपकी, ठीक है, उसमें जो भाग ले रहा है, एक होता है फलस्वरूप मिलना और एक होता है जो भाग लेता है, तो उनमें से कौन हो सकता है? पहला उत्पाद, नहीं भाई उत्पाद, अनुपात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो फलस्वरूप में आपको मिलता है। समझ आई? उत्पाद है ये। अब देखो अभिकारक, अब क्या है आपका अभिकारक, अभिकारक ही होगा, क्यों? क्योंकि ये भाग लेता है। और आपका जो ये ए, आपका सी ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों, दोनों तो नहीं हो सकते भैया, दोनों नहीं हो सकते अभिक्रिया में, दोनों होते तो है लेकिन भाग लेने वाले में दोनों नहीं कहलाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अभिकारक, क्योंकि भाग लेने वाला तो अभिकारक ही होता है, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों आज की क्लास में आपको मजा आएगा, आई होप। हमने 6 इसमें क्वेश्चन देख लिए, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन करे थे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगली क्लास जो आपकी एमसीक्यू की सीरीज आएगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, अम्ल क्षार और लवण का। समझ आया? और हमारा तूफानी बैच चल रहा है, ऐसी मैथ्स की भी चल रही है और आपकी साइंस की भी चल रही है। साइंस में विद्युत विभव आपका कवर हो चुका है, आज डल चुकी है वो वीडियो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।